इनफर्टिलिटी या बच्चा पैदा ना होने की सूरत में जो मर्द हजरात हैं वो तकरीबन 40% इनका प्रोपोर्शन देखने में आता है। 40% फीमेल और तकरीबन 20% जो है वो दोनों कंबाइंड होते हैं। मेल हजरात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आपकी स्पर्म के अंदर क्वांटिटी कम हो सकती है, स्पर्म वीक हो सकते हैं, उनकी नकलो हरकत या उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ जो हैं वो स्पर्म के अंदर बीमारियाँ देखने में आ सकती है। इसके अलावा जो वेरिकोसीलिक बीमारी है उसकी वजह से भी आपकी स्पर्म डैमेज हो सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को स्पर्म बिल्कुल भी नहीं आते, ज़ीरो स्पर्म जिसको कहते हैं। इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। एज़ोस्पर्मिया के केसेस जो हैं वो रिलेटिवली बाकी निस्बत से अगर हम कंपेयर करें तो वो कम होते हैं। तकरीबन 1% लोगों के अंदर एज़ोस्पर्मिया पूरी दुनिया के अंदर या पॉपुलेशन में देखने में आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने डिटेल से जानना है कि एज़ोस्पर्मिया जो है इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसकी क्या क्या वजूहत और इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एज़ोस्पर्मिया जैसे मैंने बताया एक ऐसी कॉज है जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अमूमी तौर पर 1% केसेस के अंदर एज़ोस्पर्मिया देखने में आता है। सबसे पहले ये मेक श्योर किया जाता है कि मरीज़ के पास जो सीमेन एनालिसिस है वो प्रॉपर एक लेबॉरेटरी से होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्पर्म जो सीमेन एनालिसिस है उसमें जो स्पर्म की तादाद है वो सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट पे हम रिलाई नहीं करते। वो एक से ज़्यादा तकरीबन 2 कम से कम रिपोर्ट्स होनी चाहिए जिसके ऊपर हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को सिफर स्पर्म। अब जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो एक तो एग्जामिनेशन उसका हम प्रॉपरली करते हैं, उसके टेस्टिस का साइज़ देखते हैं, ये देखते हैं कि टेस्टिस अपनी नॉर्मल जगह पर मौजूद हैं या नहीं मौजूद, और उसकी एपिडेमिस को चेक किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जो वास्ट डिफरेंस मौजूद होती है उसको देखा जाता है। इसके अलावा ये भी देखने में आता है कि बाकी ओवरऑल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स जो हैं मेल के वो मतलब उसका जो जिस्म है वो प्रॉपर मेल जैसा है, बालों की ग्रोथ कैसी है, आवाज़ कैसी है, और साथ साथ उनके होने वाले जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। बेसिकली एज़ोस्पर्मिया जो है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक इसकी कॉज होती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है और दूसरी जो इसकी कॉज होती है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज का मतलब ये है कि स्पर्म प्रोडक्शन तो हो रही है, फैक्ट्रियों से स्पर्म तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी आगे जाने के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट है। वो टेस्टिस के अंदर भी हो सकती है रुकावट, एपिडेडमस के लेवल पे भी हो सकती है, वास डिफरेंस के लेवल पे भी हो सकती है। इसके अलावा इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है उसके अंदर आपके टेस्टिस जो हैं वो रिलेटिवली ख़राब होते हैं। उनके अंदर प्रॉपर मशीनरी ही काम नहीं कर रही होती जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है। इसको प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर भी बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसके अंदर स्पर्म जो है वो ख़राब उस वक्त होता है जब टेस्टिस जो है कोई ट्रॉमा हो, जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो बार बार कपूरों के अंदर, या कोई ट्रॉमा हो उस सूरत में, या फिर मम्प्स ऑर्गाइटिस हो जाए, मतलब कन पेड़ों के साथ अगर आपको जो है वो खसियों पे वरम आना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर भी आपको एज़ोस्पर्मिया का सामना करना पड़ सकता है। इसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया बोला जाता है। जब भी एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट आता है तो हमें कुछ हार्मोन टेस्ट कराकर आपकी डायग्नोसिस जो है उसको बनाना होता है। हार्मोन टेस्ट में हम देखते हैं सबसे पहले FSH, LH, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन। जो ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस होते हैं जिनके अंदर स्पर्म की फैक्ट्री तो चल रही होती है लेकिन आगे उनकी जो प्रोडक्शन है, जो आगे ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर रुकावट होती है, उसके अंदर हार्मोन्स जो है वो रिलेटिवली नॉर्मल होते हैं। FSH भी नॉर्मल होता है, LH भी और टेस्टोस्टेरॉन भी। जो दूसरा केस है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इसके अंदर आपके टेस्टिस ही स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही होती, आपको टेस्टिकुलर फेलियर का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत के अंदर FSH काफ़ी ज़्यादा रेज हो सकता है, LH भी कम हो सकता है, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। इसको कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडोट्रोफिक के अंदर ये रिलेटिवली इसको ट्रीट करना रिलेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आजकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के साथ हर किस्म की बीमारी के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत मशीनरीज के ज़रिए देखी गई है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है उनको मज़ीद टेस्ट भी करा सकते हैं। पखाने के रास्ते से ट्रस्ट अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है कि उनकी जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं, ये इनके अंदर रुकावट तो नहीं है, और उसके हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाता है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है जहाँ पर रुकावट होती है तो उसका इलाज यही है कि उस रुकावट को ख़त्म कर दें।
अगर एपिडिडमस के लेवल पे है तो उसको बाईपास कर दिया जाता है ऑपरेशन के ज़रिए। अगर एपिडिडमस के लेवल से आगे वास्ट डिफरेंस पे है तो उसको भी बाईपास कर दिया जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपकी इजैकुलेटरी डक्ट के लेवल पे है तो ऐसी सूरत के अंदर एंडोस्कोपिकली इजैकुलेटरी डक्ट को रिसेक्शन करके, जैसे हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं, उसको ओपन कर दिया जाता है ताकि सीमन का रास्ता जो है वो खुल सके और स्पर्म जो है वो आराम से बाहर आ सके। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया ख़ासतौर पर जिसमें इजैकुलेटरी डक्ट भी बंद होती है, उसके अंदर सीमन की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो भी कम आती है और सीमन के अंदर फ्रक्टोज भी नहीं नज़र आता हमें। तो ये एक स्पेसिफिक एक फाइंडिंग होती है जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया एट द लेवल ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट को शो करते। और जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हम ख़त्म कर देते हैं तो आने वाले वक्त में सीमन जो है वो स्पर्म के साथ जो नॉर्मल हो जाती है और साथ में बच्चा भी पैदा होने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर TESC जो TC जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है जिसमें टेस्टिस का फेलियर होता है, टेस्टिस स्पर्म नहीं बनाते, उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये कि आपको ये कंफर्म करना है कि टेस्टिस में स्पर्म कोई प्रोड्यूस भी हो रहे हैं नहीं। उसके लिए टेस्टिकुलर बायोप्सी भी ली जाती है, टेस्टिस का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसका टेस्ट कराया जाता है, स्पर्म देखने जाते हैं, और इसके अलावा जो स्पर्म निकाला जाता है उसको फ्रीज भी कर लिया जाता है ताकि उसको हम यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है FNAC, मतलब नीडल के ज़रिए स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम द टेस्टिस और उसको फिर फर्दर यूज़ किया जाता है। जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के केसेस हैं उनके अंदर बच्चा पैदा करने के लिए हमेशा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ही यूज़ की जाती है, जिसके अंदर ICSI एक अच्छी ऑप्शन है, TC अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों के अंदर बच्चा पैदा होने का चांस जो है वो नॉर्मल के निस्बत कम देखो। फिर बात ये है कि जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का केस आएगा उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने में आते हैं और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के अंदर बच्चा पैदा करने के चांसेस जो है वो इतने अच्छे तरीके से हम नहीं कर सकते और उसका इलाज भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, बड़े सेंटर्स में होता है। तो जब भी आपको एजोस्पर्मिया हो तो लाजमी अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। यूरोलॉजिस्ट आपको प्रॉपरली एग्जामिन करेगा, आपके टेस्ट कराएगा और फिर फर्दर आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा या हाँ करने से आप जो है साहिब औलाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई अगर आपकी क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।